हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम जूरिस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 20 वाइंडिंग अप सेक्शंस 324 टू 365। इससे पहले मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ चैप्टर 20 पे, फर्स्ट पार्ट पे। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है देन प्लीज डू चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑन कंपनीज एक्ट 2013। ऑल्सो देयर इज वन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। मैंने सेबी ग्रेड ए लीगल के लिए अभी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। इस टेस्ट सीरीज में यू विल बी गेटिंग 10 टेस्ट, ठीक है, 10 फुल टेस्ट आपको मिलेंगे। दिस इज विद रिगार्ड टू लीगल ओनली, ये याद रखना, ये सिर्फ लीगल के लिए है। ऑल्सो द कॉस्ट इज वेरी मिनिमल, ₹200, दैट इज ₹20 पर टेस्ट। बहुत नॉमिनल फीस है, यू मस्ट ज्वाइन इट। डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चंस इसमें होंगे, आपको मेल के थ्रू आपको PDF में ये टेस्ट मिल जाएंगे एंड डिस्क्रिप्टिव भी इसमें इंक्लूडेड है। डिस्क्रिप्टिव आपको मेरे को रिप्लाई बैक करना है जिस मेल से मैं आपको भेजूंगी PDF, उसी में आई विल बी इवेल्युएटिंग योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स एंड आई विल बी एनालाइजिंग देम। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वाइंडिंग अप के ना 5 पिलर्स हैं। वो 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? प्रूफ ऑफ डेट्स। इसका मतलब क्या है? वाइंडिंग अप का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि कंपनी को कितने डेट्स देने हैं वो पता लगाना। प्रायोरिटीज, यानी कि किसको पैसा पहले मिलने वाला है, ये वाइंडिंग अप का सेकंड पिलर है। थर्ड, अवॉइडेंस, कौन सी ट्रांजैक्शंस को अवॉइड किया जा सकता है। लाइबिलिटी, क्या डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी रहने वाली है, क्या डायरेक्टर्स की पर्सनल लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी, कंपनी की क्या लाइबिलिटी होगी, डैमेजेस क्या क्या हो सकते हैं। लाइबिलिटी इज द फोर्थ पिलर एंड फिफ्थ इज द गवर्नेंस। दिस रिलेट्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, लाइक लिक्विडेटर को अपने जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट कराना है। दिस रिलेट्स टू गवर्नेंस। सो दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ वाइंडिंग अप। Moving forward with section 324 admissible debts. So section 124 बताता है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे कौन कौन से डेट्स है जिनको एडमिट किया जाएगा। अब जो वाइंडिंग अप है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप एसेट्स को सेल करोगे एंड जो डेट्स है उसको रीपे करोगे। लेकिन ये पेमेंट करने से पहले लिक्विडेटर ये वेरीफाई करेगा कि जो क्लेम्स हैं वो एडमिसिबल है या वो एडमिसिबल नहीं है। इन एवरी वाइंडिंग अप ऑल डेट्स पेएबल ऑन अ कंटिंजेंसी एंड ऑल क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी प्रेजेंट और फ्यूचर सर्टेन और कंटिंजेंट शैल बी एडमिसिबल टू प्रूफ। तो कौन कौन से डेट्स एडमिट होंगे? जो आपके प्रेजेंट डेट्स है, यानी कि जो प्रेजेंटली ड्यू है वो। फ्यूचर डेट्स जो आज ड्यू नहीं है लेकिन इन फ्यूचर डेट वो ड्यू होने वाली है। सर्टेन डेट्स जिनका अमाउंट फिक्स्ड है। कंटिंजेंट क्लेम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंटिंजेंट क्लेम्स कौन से होते हैं? ये वो क्लेम्स होते हैं जो किसी इवेंट पर डिपेंडेंट है। कैसे? जैसे कंपनी का कोई केस चल रहा है एंड अगर कंपनी उसमें हारती है तो कंपनी को 10 लाख रुपए देने होंगे। तो ये जो 10 लाख है ये क्या है? ये कंटिंजेंट क्लेम है। अ जस्ट एस्टिमेट शैल बी मेड सो फार एज पॉसिबल ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डेट्स और क्लेम एज मे बी सब्जेक्ट टू एनी कंटिंजेंसी और फॉर सम अदर रीजन डू नॉट बियर अ सर्टेन वैल्यू। अब क्या होता है कि अगर कोई डेट की वैल्यू फिक्स नहीं है, उस केस में क्या होगा? उस केस में लिक्विडेटर उस डेट की एक फेयर वैल्यू लगाएगा। उस केस में लिक्विडेटर उस डेट की एक फिक्स वैल्यू निकालेगा। लिक्विडेटर एक जस्ट एस्टिमेट लगाएगा एंड चेक करेगा कि उस लाइबिलिटी के होने के चांसेस कितने हैं और उसी हिसाब से फिर वो क्लेम को एडमिट करेगा।
राइट। अगर उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं जस्ट एस्टिमेट लगाने के बाद तो वो उसको एडमिट कर लेगा, अदरवाइज उसको एडमिट नहीं करेगा। इंक्लूड्स टोर्शियस क्लेम्स एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? आपके टोर्टियस क्लेम्स लाइक नेग्लिजेंस के केसेस भी इंक्लूड होते हैं। फॉरेन करेंसी डेट्स कन्वर्टेड एट द रेट ऑन द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। अगर डेट्स किसी फॉरेन करेंसी में है, से फॉर एग्जांपल डॉलर्स या पाउंड में है, डॉलर्स या पाउंड्स में है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वाइंडिंग अप ऑर्डर की डेट के एक्सचेंज रेट पर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक, इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाएगा ऑन द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। नेक्स्ट, अभी सेक्शन 325 ओमिटेड है बाय IBC 2016, so you need not read it. Next, section 326. Notwithstanding anything contained in this act or any other law, the following shall be paid in priority to all other debts. यहाँ पे ये जो आपका स्टार्ट हो रहा है ये नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 326 वो ये बोलता है चाहे कंपनीज एक्ट में कुछ भी लिखा है या फिर किसी अदर लॉ में कुछ भी लिखा है, इन लोगों को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, इनके डेट्स पहले पे किए जाएंगे, नो मैटर किस एक्ट में क्या लिखा है। वो कौन है जिनको सुपर प्रायोरिटी मिलती है, यानी कि सबसे पहले जिनके डेट्स दिए जाते हैं वो कौन है? वर्कमेंस ड्यूज, वर्कर्स की सैलरी, उनकी वेजेस, उनकी ग्रेच्युटी और PF। डेट्स टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ वर्कमैन शेयर्स, सिर्फ उतना ही हिस्सा जो वर्क्समैन ड्यू की वजह से उनका कम हुआ है, तो इस पे जो रूल अप्लाई करता है वो पेरी पेसू रूल अप्लाई करता है। सम्स ड्यूज टू वर्कमैन फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और ग्रेच्युटी फंड आर प्रोटेक्टेड एब्सोल्युटली, इनको एब्सोल्युटली प्रोटेक्ट किया गया है। The workman's portion formula where assets are insufficient to be meet both workers and secured creditors, they rank pari passu। अब इसका मतलब क्या हुआ है? हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि इनको pari passu मिलता है। कैसे? यानी कि अगर कंपनी के पास इतने एसेट्स नहीं है कि वो वर्कर्स एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दोनों को पूरा पे कर पाए, तो क्या होगा? दोनों को प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा। इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कंपनी की जो एसेट्स है वो 100 रुपये हैं, कंपनी के एसेट्स 100 रुपये हैं, इसमें से वर्कर्स के बाकी हैं 100 रुपये, वर्कर्स के बाकी हैं 100 रुपये, एंड जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसके बाकी है 100 रुपये। अब या तो 100 इसको मिल सकते हैं या इसको मिल सकते हैं, तो अब इसमें क्या होगा? क्योंकि दोनों को ही सुपर प्रायोरिटी मिलती है तो ये प्रोपोर्शनेटली लेंगे, 50 वर्कर्स को दिए जाएंगे एंड 50 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिए जाएंगे। वर्कमेंस शेयर्स वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इनटू वर्कमेंस ड्यू अपॉन वर्कमेंस ड्यू प्लस सिक्योर्ड लोन अमाउंट। हम इसको ऐसे काउंट करते हैं, ये है आपका फॉर्मूला। Workers' dues for period of 2 years preceding the winding up order shall be paid in full before any other payments are made to secured creditors। ये इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही प्रोविजन ना आपने IBC में भी देखा होगा। अब वर्कमैन ड्यूज, कौन से वर्कमैन ड्यूज को प्रायोरिटी दी जाएगी? तो सेक्शन 326 के अकॉर्डिंग वाइंडिंग अप ऑर्डर आने से 2 साल पहले तक के जो वर्कर्स के ड्यूज हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, एंड जब ये 2 साल के ड्यूज पे हो जाएंगे ना, उसी के बाद फिर क्या होगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा। नेक्स्ट, NTC वर्सेस वर्कर्स। NTC यानी कि नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन वर्सेस GS पोर्टर। अब इस केस में होता क्या है? National Textile Corporation versus GS Porter, Supreme Court held that the objective of Section 326 is to ensure that the workers are not left destitute during liquidation.
ये इंश्योर करना है सेक्शन 326 का ऑब्जेक्टिव कि जो वर्कर्स हैं वो डेस्टिट्यूट की लाइफ ना जिए लिक्विडेशन के बाद, उनको उनका शेयर पहले ही मिल जाए। बिकॉज उनका जो सर्वाइवल है, वर्कर्स का जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है उनके ड्यूज पर। इसलिए उनका लीगल राइट बैंक के रजिस्टर्ड मोर्टगेज से भी ऊपर होगा, राइट। तो जो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है वो मिलती है वर्कमैन ड्यूज 24 मंथ्स वाला, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होती है, फिर आप सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देते हो। वर्कर्स ड्यूज आर ट्रीटेड एज सिक्योर्ड बाय अ स्टैट्यूटरी चार्ज ओवर ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी ओवरराइडिंग इवन रजिस्टर्ड मोर्टगेजेस ऑफ बैंक। ये ओवरराइड करेगा इवन द रजिस्टर्ड मोर्टगेजेस ऑफ बैंक को। तो बैंक को देने से पहले आपको ये जो 24 मंथ्स वाला जो ड्यूज है वर्कमैन का, आपको वो पे करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन 327 प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। After paying overriding debts under section 326, the following shall be paid in priority to all other unsecured debts. Preferential payments ना unsecured debt से पहले पे किए जाते हैं। अब अगर हायरार्की देखें तो क्या हायरार्की होगी, पहले आप सुपर प्रायोरिटी क्लेम्स को पे करोगे, उसके बाद आप प्रेफरेंशियल पेमेंट्स करोगे, एंड उसके बाद लास्ट में जाता है आपका अनसिक्योर्ड डेट्स। अब सेक्शन 327 के अकॉर्डिंग ये कैटेगरीज हैं जो प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में आती है। पहला गवर्नमेंट ड्यूज, रेवेन्यूज, टैक्सेस, सेसेस, रेट्स ड्यू विद इन 12 मंथ्स बिफोर स्टार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी के टैक्सेस, सेस एंड रेट्स, ये क्या होने चाहिए, वाइंडिंग अप शुरू होने से पिछले 12 महीने के अंदर ड्यू होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉय की सैलरी और वेजेस। अब इसमें एक चीज याद रखना, वो ये है कि जो वर्कर्स के ड्यूज है ना, जो वर्कर्स के ड्यूज हैं वो ऑलरेडी सेक्शन 326 में कवर हो चुके हैं। तो यानी कि यहां पे जो कवर हो रहा है ये बाकी स्टाफ का कवर हो रहा है। सर्विसेज रेंडर टू द कंपनी, मैक्सिमम 4 मंथ्स विद इन लास्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में किसी भी 4 महीने की सैलरी। लिमिट कितनी है, लिमिट है 20,000 पर पर्सन अनलेस अमेंडेड। हॉलीडे रिमनरेशन, एक्रूइंग हॉलीडे पेमेंट पेएबल ऑन टर्मिनेशन। अगर किसी एम्प्लॉइज की हॉलीडे का पैसा बाकी है तो वो, और ये कब दिया जाएगा, टर्मिनेशन पे दिया जाएगा। पीएफ या ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कंट्रीब्यूशन रहती है वो, अनलेस कंपनी इज बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड। और क्या है, कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंडर अगर किसी की डेथ या डिसेबिलिटी का क्लेम है तो वो भी प्रेफरेंशियल पेमेंट में आएगा। इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस, अगर सेक्शन 213 या फिर 216 में कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उनका खर्चा भी प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में आता है। तो पहले सुपर प्रायोरिटी मिलेंगे, फिर इनको पेमेंट करी जाएगी, एंड इनके बाद करी जाएगी सिक्योर्ड डेट्स को। ये यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज हैं ये है परिपासु, यानी कि सबको प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। नेक्स्ट, अगर 12 महीने, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर 12 महीने बाद वाले अगर टैक्सेस हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो चला जाता है ये आपका अनसिक्योर्ड डेट्स में चला जाता है, अनसिक्योर्ड डेट्स में चला जाएगा। तो टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको पेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पे क्या होगा, ये अनसिक्योर्ड डेट बन जाते हैं। Accrued holiday remuneration include any sum which by virtue of his contract would have been payable on account of the periods of holiday, investigation cost, any expenses of investigation held under section 213 or 216 is also a preferential payment. Funeral expenses भी क्या होंगे आपके, preferential payment होंगे। If a person died while in service, अगर वो person while in service
मरता है तो उस केस में फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो होंगे वो आपके प्रायोरिटी पेमेंट्स में आएंगे। 20K की लिमिट है पर इंडिविजुअल लिमिट फॉर वेजेस और सैलरीज अंडर ओल्ड रूल्स, नाउ सब्जेक्ट टू ट्राइब्यूनल डिस्क्रिशन आफ्टर अमेंडमेंट। अभी इट इज नाउ सब्जेक्टेड टू ट्राइब्यूनल डिस्क्रिशन, पहले 20K हुआ करता था। प्रायोरिटी लेडर अगर देखें तो 326 ओवर राइडिंग है, यानी कि 327 से भी पहले पेमेंट किसकी होगी, 326 की होगी। ओवरराइड सेक्शन 327 एंड ऑल लॉज, ओवरराइड करेगा इसको भी और कोई अगर और लॉ है उसको भी। 327 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 326, यानी कि 327 को 326 फॉलो करना पड़ेगा। 326 की जब पेमेंट होगी तभी 327 में आप जा सकते हो। इसमें क्या क्या आते हैं, वर्कर्स एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं, वर्कर्स ड्यू एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पीएफ एक्सेट्रा आते हैं। रैंकिंग, रैंक फर्स्ट परी पासू, यहाँ पे पहले जो ड्यूज मिलती है वो वर्कर्स के 24 ड्यूज को मिलती है, 24 मंथ्स वाले ड्यूज को मिलती है, और उसके बाद परी पासू रूल लगता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड वर्कर्स में। रैंक आफ्टर सेक्शन 326 परी पासू अमंग देमसेल्व्स, यहाँ पे परी पासू रूल लगता है। फ्लोटिंग चार्ज, दीज आर पेड बिफोर फ्लोटिंग चार्ज and these are also paid before floating charge if the assets are small. Next section 328 fraudulent preference। अब सेक्शन 328 अप्लाई कब होता है, अगर वाइंडिंग अप से ठीक पहले कंपनी किसी एक क्रेडिटर को फेवर करने के लिए पेमेंट करती है तो उससे जो बाकी क्रेडिटर्स है ना उनका लॉस होता है, तो इसी को माना जाता है फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। एंड ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ऐसे ट्रांजेक्शन्स को सेट असाइड कर सकती है। ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू सेट असाइड दिस फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंसेस। एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट मेड बाय कंपनी विद इन 6 months बिफोर द वाइंडिंग अप एप्लीकेशन इज फाइल्ड मे बी डीम्ड अ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। यानी कि ये जो भी ट्रांजेक्शन किया है, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, गुड्स डिलीवर करे है, पेमेंट करी है, वो 6 महीने पहले होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप एप्लीकेशन लगाई, वाइंडिंग अप एप्लीकेशन जिस दिन लगाई उसके 6 महीने पहले की हम ट्रांजेक्शन्स देखेंगे कि क्या वो फ्रॉडुलेंटली करी गई है या नहीं करी गई है। द ट्राइब्यूनल में ऑर्डर द ट्रांजेक्शन टू बी सेट असाइड टू रिस्टोर द कंपनी टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड एनसीएलटी क्या कर सकती है, ऐसी ट्रांजेक्शन को सेट असाइड कर सकती है। एंड अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जिस क्रेडिटर ने पैसा लिया है या प्रॉपर्टी ली है उसको अब वापस देना पड़ेगा वो पैसा या प्रॉपर्टी लिक्विडेटर को। एंड नाउ ही विल स्टैंड अलोंग विद अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जैसे ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट मिलेगी वैसे ही उसको मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन 329 वॉलंटरी ट्रांसफर्स। अब वॉलंटरी ट्रांसफर कौन से होते हैं, वाइंडिंग अप शुरू होने से 1 साल पहले अगर कंपनी की कोई प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया गया है या फिर कम प्राइस में सेल किया गया है तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी ट्रांसफर्स। एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नॉट बीइंग अ ट्रांसफर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये जो ट्रांसफर है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हुआ है, made within 1 year before the presentation of petition for winding up shall be void as against the liquidator। तो ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो होगी वो void हो जाएगी। जब हम सेक्शन 328 की बात कर रहे थे तो सेक्शन 328 सिर्फ क्रेडिटर्स के केस में एप्लीकेबल था, लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन 329 है वो किसी के भी केस में एप्लीकेबल है। ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको आपने ट्रांसफर किया है। सेक्शन 328 का जो टाइमलाइन थी वो 6 months थी, यहाँ पे जो आपकी टाइमलाइन है वो 1 year है। अब एक्सेप्शंस क्या है, ट्रांसफर मेड इन गुड फेथ फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अगर जो ट्रांसफरी है उसने मार्केट प्राइस दिया है और उसको कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं पता है तो इट विल बी अ वैलिड ट्रांजेक्शन, तब उसको वो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर ट्रांसफर हुआ है तो भी वैलिड है। एग्जाम्पल, अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो रेगुलर कस्टमर्स को, अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो टू रेगुलर कस्टमर्स, सो इट इज़ वैलिड, इट इज़ परफेक्टली वैलिड बिकॉज वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन 330 ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स।
जब कोई कंपनी या कोई पर्सन बैंकरप्सी फाइल करता है या फिर अपनी एसेट्स ट्रांसफर करता है तो उस केस में कोर्ट कुछ प्रोफेशनल्स अपॉइंट करती है ताकि प्रोसेस सही तरीके से चल सके। अब जो सेक्शन 330 है ये रूल सेट करता है इन लोगों की पेमेंट के लिए कि इन लोगों को पेमेंट जो है कैसे मिलेगी, इनका पेमेंट क्राइटेरिया क्या होगा। अब सेक्शन 330 में कौन कौन से पर्सन्स है जो कवर्ड है। पहला आपके ट्रस्टीज, यानी कि वो जो एसेट्स को मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एग्जामिनर्स, प्रोफेशनल्स जैसे लॉयर्स, अकाउंटेंट्स। अब इस केस में जो कोर्ट है वो पेमेंट कैसे करेगी इन लोगों को, तो कोर्ट तीन चीजें देखेंगी। उसमें से पहला है रीजनेबिलिटी, क्या काम की इस क्वालिटी के हिसाब से क्या इतना पेमेंट जाना चाहिए, तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ वर्क। दूसरा नेसेसिटी, क्या जो काम प्रोफेशनल ने किया है क्या वो नेसेसरी था। अगर फालतू का काम कर दिया जिसकी नेसेसिटी ही नहीं थी तो उस काम के लिए उसको पैसा नहीं दिया जा सकता है। थर्ड, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, क्या उस काम से क्रेडिटर्स को कोई फायदा हुआ या फिर जो डेटर है उसके एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, डिपेंड्स। अगर हाँ तो पैसा दिया जाएगा, अगर नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो ये तीन चीजें जो है कोर्ट देखेगी। और क्या क्या चीजें जो कोर्ट कंसीडर करती है, कोर्ट कंसीडर करती है टाइम स्पेंट, कितना टाइम एक काम किया गया है बाय द ट्रस्टी, एग्जामिनर और प्रोफेशनल द्वारा। रेट्स, क्या प्रोफेशनल के रेट्स मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं या नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी, जो केस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है या इजी है, ये देखेंगे। स्किल, क्या प्रोफेशनल एक पर्टिकुलर स्किल या एक्सपर्टीज पजेस करता है। सो ऑल दीज फैक्टर्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल डिटरमाइनिंग द फीस। अब प्रोफेशनल को इस फीस के अलावा भी आउट ऑफ पॉकेट जो खर्चा हुआ है वो भी मिलता है, जैसे कि फोटोकॉपिंग चार्जेस, ट्रेवल एक्सपेंसेस, फाइलिंग फीस, ये सब भी मिलता है अपार्ट फ्रॉम द फीस। लेकिन ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं ये एक्चुअल एक्सपेंसेस होने चाहिए एंड इनके प्रूफ होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बिल्स, ये आपको तभी मिलेंगे। एनी ट्रस्टी और असाइनमेंट बाय अ कंपनी ऑफ ऑल इट्स प्रॉपर्टी टू ट्रस्टीज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इट्स क्रेडिटर्स शैल बी वॉइड। अगर कंपनी जो है ट्रस्टी को ट्रांसफर कर देती है अपनी सारी प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स क्रेडिटर, तो वो जो ट्रांसफर होगा वो वॉइड होगा। इसका रीजन क्या है, पैसा करके आप ऐसा करके बाईपास कर रहे हो वाइंडिंग अप प्रोसेस को। ठीक है, जो वाइंडिंग अप प्रोसेस होता है वो कोर्ट के थ्रू होता है एंड यू आर बाईपासिंग दिस बाय ट्रांसफरिंग ऑल द प्रॉपर्टी टू ट्रस्टी। इट प्रिवेंट्स प्राइवेट अरेंजमेंट्स दैट बाईपास द स्टैट्यूटरी वाइंडिंग अप प्रोसेस। नेक्स्ट जो सेक्शन 331 है ना, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 328 फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन वाला। ये सेक्शन उन लोगों की पर्सनल लाइबिलिटी की बात करता है जिन्होंने फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस करे हैं या जिनका फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से फायदा हुआ है, ये सेक्शन उनसे डील करता है। इफ द पर्सन इज प्रेफर्ड बाय द कंपनी एंड द ट्रांजैक्शन इज लेटर सेट असाइड अंडर सेक्शन 328, यानी कि अगर कंपनी ने किसी को प्रेफर किया है, ठीक है, ओवर अदर क्रेडिटर्स, और वो ट्रांजैक्शन लेटर ऑन क्या होती है, सेट असाइड हो जाती है अंडर सेक्शन 328, देन द पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू सेम लाइबिलिटीज एज इफ ही वर अ श्योरिटी ऑफ द डेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पर्पज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अब उसकी जो लाइबिलिटी बन जाती है वो कौन सी बन जाती है, एज अ श्योरिटी बन जाती है। यानी कि वो पर्सन क्या बन जाएगा, वो पर्सन बन जाता है गारंटर फॉर द डेट। नेक्स्ट सेक्शन 332 फ्लोटिंग चार्जेस। सो सेक्शन 332 डील्स विद द वैलिडिटी ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस। अब फ्लोटिंग चार्जेस होते क्या हैं? फ्लोटिंग चार्जेस ऐसी सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है जो कंपनी के
चेंजिंग एसेट्स पर लगाया जाता है, जो कंपनी के चेंजिंग एसेट्स पर लगाया जाता है, वैसे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्जेस। अब ये चेंजिंग एसेट्स क्या हो सकते हैं? यू विल बी आस्किंग कि चेंजिंग एसेट्स ऐसे क्या होते हैं? जैसे स्टॉक, आपके शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, ये चेंजिंग एसेट्स होती है। आपका रॉ मटेरियल है, अगर आपका कैश है, तो ये सब क्या है? ये आपके चेंजिंग एसेट्स हैं। ये एज ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट जब रखे जाते हैं तो उनको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्जेस। अब इन केसेस में होता क्या है कि जब तक कंपनी नॉर्मली फंक्शन कर रही है, नॉर्मली चल रही है, वो इन एसेट्स को बेच सकती है। लेकिन जब कंपनी बंद होने वाली है तो अब क्या होगा? अब हो जाएगा क्रिस्टलाइजिंग। ठीक है, अब ये क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, अब ये फिक्स्ड बन जाते हैं, अब आप इससे डील नहीं कर सकते। A floating charge on the undertaking or property of the company created within 12 months of the commencement of the winding up shall be invalid. ये important timeline है, याद रखना। यानी कि ये कहता है कि अगर कोई कंपनी वाइंडिंग अप होने से 12 महीने पहले कोई फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करती है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। एक्सेप्शंस है, unless it is proved that company immediately after the creation of charge was solvent. अगर कंपनी ये प्रूव कर दे कि चार्ज क्रिएट करने के तुरंत पहले वो सोलवेंट थी तो चार्ज वैलिड होगा। वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ एनी कैश पेड टू द कंपनी एट द टाइम और आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द चार्ज। अगर चार्ज क्रिएट करते वक्त क्रेडिटर ने कंपनी को कोई फ्रेश कैश दिया है तो सिर्फ उतने अमाउंट के लिए, उतने अमाउंट तक वो जो चार्ज है वो वैलिड होगा जितना कैश एक्चुअल में मिला। अब ये वाला जो एक्सेप्शन है ना, हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए कंपनी है XYZ, ठीक है, नाउ इट इज स्ट्रगलिंग। ये जाती है बैंक के पास, अपने स्ट्रगलिंग फेज में बैंक के पास जाती है एंड कहती है कि भैया हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए। इससे पहले इसी बैंक से इस कंपनी ने ले रखे थे 50 लाख रुपए। अब बैंक कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दे तो दूंगा 10 लाख रुपए, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कंपनी कहती है ठीक है, हम आपको सिक्योरिटी दे देंगे। लेकिन यहाँ पे बैंक ये कहता है कि नहीं, जो आप सिक्योरिटी दोगे ना मेरे को, वो जो 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ उस पे नहीं, आप मेरे को दोगे 60 लाख पे श्योरिटी। यानी कि जो आपने पुराना अमाउंट मेरे से लिया और जो आपने अब नया अमाउंट आप मेरे से ले रहे हो 10 लाख का, आप इस पे अब एक फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करोगे। अब कंपनी अग्री कर जाती है फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करने के लिए एंड अब क्या होता है? 4 महीने बाद कंपनी वाउंड अप हो जाती है। अब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 332 ये जो फ्लोटिंग चार्ज लगा है ये अप टू 50 लाख इनवैलिड हो जाएगा एंड ये जो नया कैश मिला है बैंक से 10 लाख का, इसके लिए ये वैलिड रहेगा। सो दिस इज द होल सिनेरियो फॉर दिस एक्सेप्शन। मूविंग फॉरवर्ड टू ओनरस प्रॉपर्टी। ओनरस प्रॉपर्टी क्या होती है? अब ओनरस प्रॉपर्टी क्या होती है? ओनरस प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो बर्डनसम हो, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें लाइबिलिटी आपकी ज्यादा हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज्यादा उसका मेंटेनेंस का खर्चा आ रहा हो, वो अनसेलेबल हो, यानी कि उसको बेचना ही मुश्किल हो, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको पूरा करने में कंपनी का सिर्फ नुकसान ही होना है, तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं ओनरस प्रॉपर्टी। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हम समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई लैंड है, ठीक है, एंड उसका जो टैक्स ड्यू है पहले से, जो पेंडिंग टैक्स है वही बहुत ज़्यादा है, या फिर उसके ऊपर कोई लीगली केस पेंडिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ओनरस प्रॉपर्टी हो जाएगी। Where any part of the property consists of land burdened with onerous covenants, shares or unprofitable contracts, the liquidator may, with the leave of the tribunal, disclaim the property. तो इस केस में क्या कर सकता है? जो लिक्विडेटर है वो परमिशन लेगा NCLT की एंड NCLT की परमिशन लेने के बाद ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्क्लेम कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी भी डिस्क्लेम कर सकता है। टाइम लिमिट क्या है? 12 मंथ्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। लिक्विडेटर को ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलने के 12 महीने के अंदर अंदर डिस्क्लेम करना पड़ेगा।
दूसरा, अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी है, अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी है जैसे लैंडलॉर्ड है, वो नोटिस भेजती है टू द लिक्विडेटर, वो लिक्विडेटर को नोटिस भेजती है, तो लिक्विडेटर को 28 डेज के अंदर अंदर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी रखेगा या वो डिस्क्लेम करेगा। अब इस डिस्क्लेमर का इफेक्ट क्या पड़ता है? डिटरमाइंस द राइट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी बट डज नॉट अफेक्ट थर्ड पार्टी राइट्स। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इस केस में क्या होगा? कंपनी की उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। लिक्विडेटर पर उस प्रॉपर्टी को लेकर कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। एनी पर्सन इंजर्ड बाय डिस्क्लेमर कैन क्लेम एज अ क्रेडिटर इन वाइंडिंग अप। जिस इंसान का नुकसान हुआ है, जो इंजर्ड हुआ है, एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड अगर अफेक्ट हुआ है ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कंपनी के खिलाफ अब क्या बन जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह अब वो केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट द कंपनी। नेक्स्ट सेक्शन 334 एंड 335, एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ऑल्ट्रेशन इन द स्टेटस ऑफ मेंबर्स आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप इज वॉइड अनलेस ट्राइब्यूनल डायरेक्ट्स अदरवाइज। तो वाइंडिंग अप शुरू होने के बाद अगर कंपनी ट्रांसफर करती है शेयर्स या ऑल्टर करती है मेंबर्स का स्टेटस, तो उस केस में ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन वॉइड मानी जाएगी अनलेस एंड अनटिल ट्राइब्यूनल अदरवाइज डायरेक्ट ना कर दे या फिर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ना हो। नाउ सेक्शन 335, एग्जीक्यूशंस। एनी अटैचमेंट, डिस्ट्रेस और एग्जीक्यूशन पुट इन फोर्स अगेंस्ट द एस्टेट विदाउट लीव ऑफ ट्राइब्यूनल इज वॉइड। अगर वाइंडिंग अप होने के बाद किसी भी एसेट को अटैच किया गया है, डिस्ट्रेस किया गया है या फिर एग्जीक्यूशन में गया है, तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगा वो वॉइड होगा। लिक्विडेटर उस प्रॉपर्टी को इस केस में वापस मंगा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 336, ऑफेंसेस बाय ऑफिसर्स। If any past or present officer of company being wound up commits any one of the following acts within 12 months before start, यानी कि अगर वाइंडिंग अप शुरू होने से 12 मंथ्स पहले या वाइंडिंग अप के दौरान कोई ऑफिसर ये सब एक्ट्स करता है तो वो ऑफेंस माना जाएगा। जैसे फेलियर टू डिस्क्लोज प्रॉपर्टी, उसने प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं करी है। किसको डिस्क्लोज करेगा? लिक्विडेटर को करेगा, लेकिन लिक्विडेटर को उसने प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं की है। फेलियर टू डिलीवर बुक्स और पेपर्स, उसने बुक्स या पेपर्स जो हैं वो डिलीवर नहीं किए लिक्विडेटर को। कंसीलमेंट ऑफ डेट अबव 1000 रुपी, 1000 रुपये से ज़्यादा उसने जो डेट है वो कंसील करी है। फ्रॉडुलेंट रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी, उसने जो प्रॉपर्टी है फ्रॉडुलेंटली रिमूव कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स को फॉल्सीफाई कर दिया है। पोनिंग प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड ऑन क्रेडिट, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो क्रेडिट पर ली गई थी उसको गिरवी रख दिया है एंड वो जो क्रेडिट पर ली गई प्रॉपर्टी थी उसका पैसा वापस अभी तक नहीं किया है। तो इन सब केसेस में क्या होगा? ये हो जाएंगे ऑफेंसेस। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे होनी चाहिए क्रिमिनल इंटेंट ऑफिसर की। यहाँ पे इंटेंशन मैटर करती है। एंड ये जो मेंस रिया होगा इसमें सेक्शन 336 में जो रिक्वायर्ड है वो है डिफ्रॉड का मेंस रिया रिक्वायर्ड है। अगर किसी ऑफिसर ने इनोसेंटली कोई डिटेल छुपाई है तो वो सेक्शन 336 में फॉल नहीं करेगा। इंटेंशन टू डिफ्रॉड होना चाहिए। इम्प्रिजनमेंट कितनी है? मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 5 years, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 years। ठीक है। फाइन कितना है? 1 lakh, विच कैन गो अप टू 3 lakhs। नेक्स्ट सेक्शन 337 एंड 338। सेक्शन 337 किससे डील करता है? अगर कोई भी ऑफिसर गिफ्ट करता है या ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी को, कंपनी की प्रॉपर्टी को, टू डिफ्रॉड दी क्रेडिटर्स, तो सेक्शन 337 अप्लाई करेगा, पहली चीज। दूसरा, अगर वो कंसील करता है प्रॉपर्टी को, ताकि एग्जीक्यूशन से बचाया जा सके, तो भी सेक्शन 337 अप्लाई करेगा। तीसरा, अगर वो फॉल्सिफिकेशन करता है, डिस्ट्रॉय करता है, म्यूटिलिएट करता है या ऑल्टर करता है बुक्स को विद इंटेंट टू डिफ्रॉड,
तो उस केस में भी क्या लगेगा, 337 लग जाएगा। अब यहाँ पे पनिशमेंट कितनी है, मिनिमम 1 ईयर अप टू 3 ईयर्स, फाइन 1 लाख to 3 लाख, सेम जो 336 में था। फ्रॉड्स का केस सेक्शन 338 में। नाउ यहाँ पे ना एक गलती है, ये सेक्शन 338 में नहीं है, ये जो आपका है ये सेक्शन 337 में ही है। इंड्यूसिंग पर्सन्स टू गिव क्रेडिट ऑफ द कंपनी अंडर फॉल्स प्रिटेंस। आप इंड्यूस कर रहे हो किसी और को कि कंपनी को क्रेडिट दे दिया जाए फॉल्स प्रिटेंस पे, तो ये भी सेक्शन 337 में फॉल करेगा। पेनल्टी क्या है, नेचर क्या है, नेचर है इन ऑफेंसेस का कोग्निजेबल ऑफेंसेस है, यानी दे कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं है इन केसेस में। अब सेक्शन 338 किससे डील करता है, सेक्शन 338 डील करता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट से। अब सेक्शन 338 कब अप्लाई करता है, अगर कंपनी के वाइंडिंग अप के दौरान ये पता चलता है, ठीक है, वाइंडिंग अप के टाइम पे ये पता चलता है कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाए हैं ड्यूरिंग दी 2 ईयर्स, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप शुरू होने के 2 साल पहले तक, ठीक, कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाए हैं, या फिर अगर 2 साल पूरे नहीं हुए हैं कंपनी को, तो जब से कंपनी शुरू हुई है तब से अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाए हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो एक ऑफेंस हो जाएगा। अगेन पनिशमेंट आपकी वही है जो सेक्शन 337 में है, 1 to 3 ईयर्स, 1 लाख to 3 लाख। सी नेक्स्ट देखो, जनरल केसेस में क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 339 अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे ये पता लगता है कि कंपनी वॉज कैरिड ऑन विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, अगर कंपनी का इंटेंट ही क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करना था, तो ट्राइब्यूनल ये डिक्लेयर कर सकती है कि जो भी पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो अब पर्सनली लायबल होंगे हर डेट के लिए। हर वो डेट जो कंपनी ने ली है उसके लिए अब जो पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल है वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे, यानी कि अब जो डायरेक्टर्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे उनकी लाइबिलिटी अब अनलिमिटेड हो जाएगी, एंड उनको जो पेमेंट है, जो डेट्स की पेमेंट है, अब वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी करी जा सकती है। अब उसके लिए आप उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल कर सकते हो। अब किस केसेस में जो फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग है वो माना जाता है, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है, जैसे ट्रेडिंग व्हेन इंसॉल्वेंट। डायरेक्टर्स को ये पता था कि कंपनी ने ऑलरेडी बहुत डेट्स इनकर कर लिए हैं एंड कंपनी सर्कमस्टांस में नहीं है कि वो पैसा वापस दे पाए क्रेडिटर्स को, बट स्टिल उन्होंने क्रेडिट लेना स्टार्ट करते रहे एंड वो ऐसे ही लोन लेते रहे, ठीक है, लोन लेते रहे वो उस टाइम पे जबकि उनको ये पता है कि कंपनी रीपे नहीं कर पाएगी, कंपनी ऐसी सिचुएशन में है ही नहीं कि वो अपना पुराना लोन रीपे कर पाए, बट स्टिल दे आर इनकरिंग न्यू लोन्स। सो दिस इज व्हाट ट्रेडिंग वाइल इंसॉल्वेंट। या फिर उनको पता है कि अभी कंपनी के पास एक पैसे नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी लॉसेस में है कंपनी, स्टिल वो क्रेडिट पे जो है रॉ मटेरियल मंगाते रहे। दिस इज ऑल्सो ट्रेडिंग वाइल इंसॉल्वेंट। सेकेंड केस क्या हो जाता है, सिफोनिंग ऑफ फंड्स। कंपनी का पैसा पर्सनल अकाउंट में लेना, ठीक है, कंपनी का पैसा डायरेक्टर्स अपने पर्सनल अकाउंट में ले रहे हैं, दिस इज ऑल्सो फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग। थर्ड, इंटेंशनल डिसेप्शन, क्रेडिटर्स को डिसीव करना, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंजेस करना सो डैट क्रेडिटर्स कैन इन्वेस्ट इन देम, ये इंटेंशनल डिसेप्शन होता है। सो ये सभी फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग की कैटेगरी में आते हैं। In re William C. Leach Bros Limited, if a company continues to incur debts when there is no reasonable prospects of paying them, it is a fraudulent trading. अगर कंपनी डेट ले रही है एंड उसको ये पता है कि कोई रीजनेबल प्रोस्पेक्ट है ही नहीं कि वो इन फ्यूचर पे कर पाएगी, देन दिस इज अ फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग।
This is the most powerful tool for creditors to go after the personal assets of directors. सेक्शन 339 में अगर क्रेडिटर्स जाते हैं तो इसमें ये पावरफुल टूल है कि डायरेक्टर्स की पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है, वहां से रिकवरी करी जा सकती है पर्सनल एसेट्स से. नेक्स्ट सेक्शन 340 असेसमेंट ऑफ डैमेजेस. पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू असेस डैमेजेस अगेंस्ट डेलिंक्वेंट डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स और ऑफिसर्स फॉर misapplication or retention of company money, breach of trust or misfeasance. The tribunal may compel the person to repay the money with interest at such rate as the tribunal thinks fit. अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे ट्राइब्यूनल को ये लगता है कि किसी डायरेक्टर, प्रोमोटर या ऑफिसर ने कंपनी के मनी को मिस अप्लाई किया है या कंपनी के मनी को रिटेन किया है या फिर उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया है या फिर ही इज गिल्टी ऑफ मिसफीसेंस यानी कि रेकलेसनेस, तो उस केस में जो ट्राइब्यूनल है वो कंपेल कर सकता है पर्सन को कि वो जो मनी उसने रिटेन किया है, मिस अप्लाई किया है, उसको वो रीपे करे अलोंग विद द इंटरेस्ट. रेट कौन से रेट पे होगा? इंटरेस्ट किस रेट पे होगा? एट द रेट डिटरमाइंड बाय ट्राइब्यूनल. ठीक है, जो रेट ट्राइब्यूनल डिटरमाइन करेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा अलोंग विद द मनी. नेक्स्ट सेक्शन 341 टू 343. सेक्शन 341 कई बार क्या होता है कि फ्रॉड कमिट करने के लिए लेयर बना दी जाती है. लेयर कैसे? जैसे एक कंपनी है XYZ, उस XYZ कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो कोई इंडिविजुअल ना होके वो कोई फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई कंपनी है. दे आर द डायरेक्टर्स. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 341 अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या कंपनी डायरेक्टर थी ऑफ एनी कंपनी, तो उस केस में क्या होगा? अगर इन लोगों ने फ्रॉड कमिट किया है तो ये अब जो लायबल होंगे पर्सनली. ठीक है, इनकी लाइबिलिटी पर्सनली बन सकती है. NCLT कैन ऑर्डर देम दैट दे आर लायबल पर्सनली. अब ये जो फर्म जो डायरेक्टर थी इसके सभी पार्टनर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे. वहीं अगर ये कंपनी थी तो इस केस में अगर कंपनी डायरेक्टर थी तो इस केस में इसके सभी डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स जिन्होंने फ्रॉड कमिट किया है उन सब की पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी. दिस इज व्हाट सेक्शन 341 टॉक्स अबाउट. सेक्शन 342 जो है इट डील्स विद प्रोसिक्यूशन ऑफ डेलिंक्वेंट ऑफिसर्स. जिन ऑफिसर्स ने फ्रॉड कमिट किया है उनका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कैसे चलेगा वो सेक्शन 342 बात करता है. इस केस में क्या हो सकता है कि लिक्विडेटर या तो खुद केस फाइल कर दे या फिर मैटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ROC या SFIO को रेफर कर दे फॉर इन्वेस्टिगेशन. वो दोनों चीज़ें कर सकते हैं. So there is nothing much about section 341, 342 and 343. Then we have section 343. 343 deals with power of tribunal to call for information. ये सभी सेक्शंस में ना अमेंडमेंट 2016 में हुए थे. सेक्शन 343 बोलता है कि वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स के टाइम पे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लिक्विडेटर ट्राइब्यूनल कैन कॉल एनी पर्सन जिसके पास कंपनी की कोई प्रॉपर्टी या एसेट्स है, जिसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है, जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो उसको समन कर सकती हैं. कौन समन करेगी? NCLT समन करेगी. सो दिस इज व्हाट सेक्शन 343 टॉक्स अबाउट. फॉर नोटिफिकेशन mandatory statement: every invoice, order for goods or business letter issued by the company or liquidator must contain a statement that the company is being wound up. यानी कि कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर कंपनी इशू कर रही है, कंपनी अगर लिक्विडेशन में है तो कंपनी ये मेंशन करेगी डेट कंपनी इज बीइंग वाउंड अप. ये उसको लिखना पड़ेगा, ये नोटिस कंपनी को देना पड़ेगा. दिस इज मैंडेटरी एज पर सेक्शन 344. अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है पब्लिक प्रोटेक्शन, पब्लिक को प्रोटेक्ट करना.
अगर कोई भी कस्टमर या कोई भी वेंडर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए दैट कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, उसके पास फुल नॉलेज होना चाहिए। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, इफ डिफॉल्ट इज मेड द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, लिक्विडेटर की भी लाइबिलिटी साथ में मिलती है, हु नोइंगली ऑथराइजेस इट शैल बी पनिशेबल विद फाइन। फाइन ऑन ऑफिसर्स और लिक्विडेटर कितना होगा? 50,000 to 3 lakhs। To purpose to protect third parties and creditors by providing notice of the company status. Next, section 345, books and papers of the company and liquidators shall be prima facie evidence of the truth of all matters recorded therein. So वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स में कंपनी के जितने भी बुक्स एंड पेपर्स हैं या लिक्विडेटर्स के जितने भी बुक्स एंड पेपर्स हैं उनको प्राइमा फेसी एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 346, क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैव द राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स एंड पेपर्स एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब बाय द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल के रूल्स के अकॉर्डिंग क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटर्स के पास ये राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सके बुक्स एंड पेपर्स। सेक्शन 347, डिस्पोजल ऑफ बुक्स पोस्ट डिसोल्यूशन मस्ट बी प्रिजर्व फॉर एटलीस्ट 5 years अनलेस अदरवाइज डायरेक्टर। ये 5 years वाला इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए। सेक्शन 347 किस सर्कमस्टांस से डील करता है? जब आपका वाइंडिंग अप खत्म हो गया है एंड कंपनी डिसॉल्व हो गई है। डिसोल्यूशन के बाद आपको बुक्स और रिकॉर्ड्स का क्या करना है? वो अगर ट्राइब्यूनल वाइंड अप कर रहा है, अगर ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप कर रहा है तो इस केस में जो ट्राइब्यूनल है वो डायरेक्ट करेगी। आपको जो बुक्स एंड रिकॉर्ड्स हैं वो कम से कम 5 years तक प्रिजर्व करने होंगे। मैंडेटरी आपको 5 साल तक इनको प्रिजर्व करना पोस्ट डिसोल्यूशन। नेक्स्ट, सेक्शन 348, पीरियोडिक फाइलिंग। इफ वाइंडिंग अप इज नॉट कंक्लूडेड विद इन 1 year आफ्टर इट्स कमेंसमेंट, द लिक्विडेटर मस्ट फाइल स्टेटमेंट विद आरओसी। अगर वाइंडिंग अप 1 साल के अंदर अंदर पूरी नहीं होती है तो लिक्विडेटर इसको फाइल करेगा विद द आरओसी। ठीक है, लिक्विडेटर क्या करेगा? एक स्टेटमेंट फाइल करेगा विद द आरओसी हर साल। ठीक है, जब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक हर साल वो फाइल करेगा विद आरओसी जब तक वाइंडिंग अप पूरी नहीं हो जाती। दिस स्टेटमेंट मस्ट बी फाइल्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एट स्पेसिफिक इंटरवल्स अंटिल द वाइंडिंग अप इज कंप्लीट। नेक्स्ट, सेक्शन 359 एंड 360। जो सेक्शन 359 है ना वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर से, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर से। ऑफिशियल लिक्विडेटर आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दे आर ऑफिसर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड एक्ट एज लिक्विडेटर इन केसेस ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप। तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स होते हैं उनको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ऑफिसर्स होते हैं ट्राइब्यूनल के एंड ये लिक्विडेटर कब एक्ट करेंगे? कंपल्सरी वाइंडिंग अप के केसेस में ये लिक्विडेटर का काम करते हैं। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे बात ऑफिशियल लिक्विडेटर की हो रही है, प्रोफेशनल लिक्विडेटर्स की नहीं हो रही है। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स जो होते हैं ना ये फुल टाइम एम्प्लॉइज होते हैं एंड दे ओनली हैंडल लिक्विडेशन मैटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात ऑफिशियल लिक्विडेटर की हो रही है, कंपनी लिक्विडेटर की नहीं हो रही है। कंपनी लिक्विडेटर जो होते हैं उसमें आपके जो प्राइवेट प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे CA CS वो भी आ सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल लिक्विडेटर जो होते हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग प्रोसीडिंग्स, सेलिंग एसेट्स एंड रियलाइजिंग द कंपनीज प्रॉपर्टी अंडर द ट्राइब्यूनल सुपरविजन। तो ये क्या करते हैं? प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं, एसेट्स को सेल करते हैं, मनी रियलाइज करते हैं। ये सब ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम होता है एंड इन द केसेस ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप के केसेस में। नाउ नेक्स्ट, लिक्विडेशन अकाउंट, सेक्शन 349 एंड 350। सेक्शन 349 डील्स विद ऑफिशियल लिक्विडेटर टू मेक पेमेंट्स इनटू पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। यानी कि ऑफिशियल लिक्विडेटर की ये ड्यूटी है कि वो कंपनी के नाम पर जो भी मनी रिसीव कर रहा है वो डिपॉजिट कहाँ करेगा? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करेगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करेगा। अब सेक्शन 350 क्या बोलता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर RBI के पास एक स्पेशल अकाउंट खोलता है जिसको हम बोलते हैं कंपनीज लिक्विडेशन अकाउंट। ये किसके पास खोलेगा? RBI के पास खोलेगा। एंड अब लिक्विडेटर जो भी अमाउंट रिसीव करेगा वो यहाँ कंपनीज लिक्विडेशन अकाउंट में जमा कर देगा।
अगर किसी कंपनी के अकाउंट में सरप्लस पैसा आ जाता है, यानी कि सरप्लस फंड आ जाता है, तो उस केस में लिक्विडेटर ट्राइब्यूनल से परमिशन लेके उस पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, एंड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जो भी इंटरेस्ट आएगा वो कंपनी के एसेट्स में ऐड हो जाएगा। अब इस अकाउंट से पैसा विड्रॉ कब कर सकते हैं? अगर डिविडेंड पे करना है तो आप विड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको एक्सपेंसेस पे करने हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हर विड्रॉल के लिए एनसीएलटी की परमिशन रिक्वायर्ड है। 51 सेक्शन 351 डील्स विद लिक्विडेटर्स अकाउंट विद बैंक। Liquidators are strictly prohibited from depositing company's money into their personal bank accounts. Liquidators कंपनी का कोई भी पैसा अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा नहीं करा सकते। अगर लिक्विडेटर्स को ये लगता है कि किसी और अकाउंट में पैसा जमा कराना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दी आरबीआई अकाउंट, तो वो अब क्या कर सकते हैं, वो स्केड्यूल बैंक के पास अपना एक अकाउंट खोलेंगे, एंड दैट टू विद द परमिशन ऑफ एनसीएलटी। इसमें एनसीएलटी की परमिशन रिक्वायर्ड है। ऑल रियलाइजेशन मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द स्केड्यूल बैंक अकाउंट डेजिग्नेटेड फॉर स्पेसिफिक लिक्विडेशन। वायलेशन कैन लीड टू रिमूवल एंड पर्सनल लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन अनऑथराइज्ड विथहोल्डिंग्स। नेक्स्ट सेक्शन 352 अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट। Unclaimed dividends or undistributed assets must be paid to the company liquidation dividend and undistributed assets account in the public account of India. वाइंडिंग अप कंप्लीट हो गई है। अब कुछ एसेट्स बच गए हैं जिसे कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये जो अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स होंगी, इनको कहाँ पे करेंगे? पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में, इनटू द कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स अकाउंट। एक अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है, एंड वहाँ पे ये जो आपके अनक्लेम डिविडेंड्स हैं एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स हैं उनको डिपॉजिट करा जाएगा। ये अकाउंट मेंटेन होता है विद अ स्केड्यूल बैंक, कोई भी स्केड्यूल बैंक, यूजुअली एसबीआई, लेकिन ज़रूरी नहीं है एसबीआई में हो, पीएनबी में भी हो सकता है, किसी भी बैंक में। मस्ट बी ट्रांसफर्ड विद इन 15 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड के एक्सपायर होने के 15 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। अब इस अकाउंट में अनक्लेम डिविडेंड्स चले गए हैं, अब इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं? अगर विड्रॉ करना है किसी को, अगर कोई क्रेडिटर है, शेयर होल्डर है, 2-3 साल बाद उसको पता चलता है कि मेरे कुछ डिविडेंड्स थे जो मुझे क्लेम करने थे लेकिन मैं क्लेम नहीं कर पाया ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप प्रोसेस, तो अब मैं इसको रिकवर कैसे करूँगा? अब वो कैसे रिकवर करेगा? पहले ही विल फाइल एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर को एक एप्लीकेशन लगाएगा, देन रीजनल डायरेक्टर वेरीफाई करेगा उसकी एप्लीकेशन को। रीजनल डायरेक्टर चेक करेगा क्या ये पर्सन वही है जो लिक्विडेटर की लिस्ट में था, ठीक है। ही विल वेरीफाई विद द लिक्विडेटर्स लिस्ट। थर्ड, आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है आपकी वेरिफिकेशन हो गई, आपको लगता है सब सही है, तो आप उसको रीपे कर दोगे। If money remains unclaimed for 15 years, it is transferred to general revenue account of the central government. Legitimate claimants can still apply to central government for a refund after this transfer. अगर ये unclaimed amount 15 years तक इस अकाउंट में पड़ा रहता है और कोई क्लेम नहीं करता है, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जनरल रेवेन्यू अकाउंट। अब जब ये जनरल रेवेन्यू अकाउंट में चला जाता है तो भी इंसान रिकवर कर सकता है, क्लेम कर सकता है उसको, लेकिन अब अप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास करना पड़ेगा फॉर रिफंड। नेक्स्ट सेक्शन 353 रिटर्न्स एंड फाइलिंग। द लिक्विडेटर मस्ट फाइल रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स टू द आरओसी एट प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल्स। प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल्स पे जो लिक्विडेटर है वो आरओसी के पास रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स फाइल करेगा। एंड अगर कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन या ऑडिट चल रहा है तो उस केस में फाइल करेगा रिपोर्ट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल। द ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी हैज पावर टू कंपेल कंप्लायंस इफ अ लिक्विडेटर फेल्स टू मेक अ रिटर्न और अकाउंट। अगर लिक्विडेटर फेल कर जाता है रिटर्न या रिपोर्ट फाइल करने से, तो एनसीएलटी कंपेल कर सकता है, इट कैन पास एन ऑर्डर। फेलियर टू कंप्लाई कैन लीड टू फाइन्स एंड प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट।
तो फाइन्स भी लगाया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। रेगुलर फाइलिंग इंश्योर्स द आरओसी एंड द पब्लिक आर अवेयर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लिक्विडेशन एंड द स्टेटस ऑफ एसेट रियलाइज्ड। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी में मेंटेन करता है बेसिकली। नेक्स्ट सेक्शन 354 स्टेक होल्डर्स डेमोक्रेसी। The tribunal may direct meetings to ascertain the wishes of creditors or contributories. It serves as the guiding principle for NCLT's discretion. Now अब सेक्शन 354 ये बोलता है कि लिक्विडेटर को मीटिंग बुलानी पड़ेगी ऑफ द क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज। किस लिए? इसका पर्पस ये है टू नो द विशेस ऑफ शेयर होल्डर्स, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी विशेस के बारे में जानकारी ली जा सके। ये जाना जा सके कि क्या क्रेडिटर्स लिक्विडेशन के तरीके से खुश हैं या वो खुश नहीं हैं। इवन जो एनसीएलटी है ना, एनसीएलटी डायरेक्ट कर सकती है लिक्विडेटर को कि आप मीटिंग बुलाओ, एंड उस केस में लिक्विडेटर को फिर मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो एक अगर एनसीएलटी ऑर्डर कर दे, दूसरा अगर लिक्विडेटर को विशेस ऑफ शेयर होल्डर्स जाननी है तो, या फिर थर्ड लिक्विडेटर्स रिक्वेस्ट। अगर लिक्विडेटर किसी बड़े ट्रांजैक्शन पर शेयर होल्डर्स की कंसेंट चाहता है तो, ठीक है, कोई वो बड़ा डिसीजन लेना चाहता है जिसमें उसको लगता है कि शेयर होल्डर की कंसेंट रिक्वायर्ड है, तो भी वो मीटिंग बुला सकता है। अब मीटिंग वो कैसे बुलाएगा? नोटिस देगा। नोटिस कम से कम 7 या 14 दिन से पहले देना पड़ेगा। ये जो आपका मीटिंग है इसकी इंफॉर्मेशन आप पब्लिश करोगे इन न्यूज़पेपर। तीसरा, आप चेयरमैन अपॉइंट करोगे। चेयरमैन या तो लिक्विडेटर अपने आप से अपॉइंट कर सकता है, या फिर अगर एनसीएलटी ने बोला है कि मीटिंग करानी है तो एनसीएलटी भी अपॉइंट कर सकती है। फिर आप जो मीटिंग्स में जो भी डिस्कस हुआ है आप उसको मिनट बुक में रिकॉर्ड करोगे। अब वोटिंग कैसे होती है? वैल्यू बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ डेट फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए वैल्यू बेस्ड पे होती है। जैसे मान लो 100 स्मॉल क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, 100 स्मॉल क्रेडिटर्स हैं, एंड दूसरी साइड आपका एक बड़ा बैंक है, ठीक है, इसने 60% लोन दिया है एंड इसने 40% लोन दिया है। तो अब ये जो बैंक है इसकी मानी जाएगी। सो इट इज ऑल वैल्यू बेस्ड। एंड शेयर होल्डर्स की केस में नंबर ऑफ शेयर्स का है, जिसके पास जितना ज़्यादा शेयर्स है उसका उतना वैल्यू है। एविडेंस द रिपोर्ट ऑफ मीटिंग चेयरमैन इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ स्टेक होल्डर इंटेंट। इन मीटिंग्स के रेजोल्यूशन को ट्राइब्यूनल एविडेंस की तरह कंसीडर करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 354। देन सेक्शन 355 एफिडेविट्स एंड स्वेयरिंग। Any affidavit required for winding up can be sworn before any court, tribunal or person lawfully authorized. तो आप एफिडेविट किसके सामने स्वर्न कर सकते हो? किसी भी कोर्ट के सामने आप स्वर्न कर सकते हो, किसी भी ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी या कोई भी ट्राइब्यूनल है उसके, या फिर कोई भी पर्सन जो लॉफुली ऑथोराइज्ड है उसके सामने आप एफिडेविट स्वर्न कर सकते हो। कैन बी स्वर्न बिफोर, अगर आउटसाइड इंडिया का अगर है तो इसमें कैन बी स्वर्न बिफोर अ कमिश्नर ऑफ ओथ्स, नोटरी पब्लिक और इंडियन काउंसलर ऑफिस इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरी। तो जिस भी कंट्री में आप स्वर्न कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ के कमिश्नर ऑफ ओथ्स के सामने, नोटरी पब्लिक के सामने, या फिर अगर इंडियन काउंसलर है, इंडियन काउंसलर ऑफिसर है उसके सामने आप स्वर्न कर सकते हो। द ट्राइब्यूनल शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द सील और सिग्नेचर ऑफ सच ऑथोराइज्ड पर्सन। जो ट्राइब्यूनल होगा यानी कि जो एनसीएलटी होगा, इट विल टेक द जुडिशियल नोटिस, यानी कि अब यहाँ पे प्रूफ की रिक्वायरमेंट अलग से नहीं रह जाएगी। जुडिशियल नोटिस लेंगे, दे शैल नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है। तो अब इनको प्रूव करने की अलग से जरूरत नहीं है, एनसीएलटी इनका जुडिशियल नोटिस लेगा। किसका, किस चीज़ का लेगा? सील एंड सिग्नेचर ऑफ सच ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। जो ये ऑथराइज्ड पर्सन यहाँ थे, ये जो यहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन थे, इनकी सील या सिग्नेचर का जुडिशियल नोटिस लेगा। इनको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि इनकी जो सील है या सिग्नेचर है वो वैलिड है। Next, section 356 revival. Within 2 years of the date of dissolution, the tribunal may, on application of the liquidator or any interested person, declare the dissolution void. तो डेट ऑफ डिसोल्यूशन के 2 साल के अंदर अंदर आप डिसोल्यूशन जो है void डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन कब डिक्लेयर करोगे? अगर एप्लीकेशन फाइल किए लिक्विडेटर ने या फिर इंटरेस्टेड पर्सन ने। अगर ये दोनों एप्लीकेशन फाइल करते हैं, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन फाइल करता है, तो आप डिसोल्यूशन को 2 साल के अंदर अंदर वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो।
The company is restored to its position before the dissolution order, allowing for residual asset recovery or litigation. अब इसका टोटल इफेक्ट क्या पड़ता है कि कंपनी को वापस से रजिस्टर पे रिस्टोर किया जाता है। अब होता क्या है, जब एनसीएलटी ने ऑर्डर कर दिया है कि डिसोल्यूशन वॉइड है, तो उस केस में अब होगा क्या, जिस भी पर्सन ने एप्लीकेशन फाइल की थी एनसीएलटी को, वो आरओसी के पास जाएगा, वो ऑर्डर सबमिट करेगा विद इन 30 डेज। आरओसी अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगी एंड उस कंपनी को वापस से एक्टिव स्टेटस में डाल देगी। एंड अगर अब इसके बाद लगता है कि ज़रूरत है तो लिक्विडेटर वापस से अपना काम स्टार्ट करेगा एंड जितने भी बचे हुए एसेट्स हैं उनको सेल करेगा एंड क्रेडिटर्स को पैसे देगा। दिस इज व्हाट सेक्शन 356 इज टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे 2 years वाला मैंडेटरी है, ये याद रखना, 2 साल ही है। The power to declare dissolution void is discretionary and meant to ensure that a company does not escape its liability or leave assets in limbo। यानी कि ये जो आपकी डिसोल्यूशन की पावर है void डिक्लेयर करने की, ये डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है। एनसीएलटी अगर चाहे, अगर उसको लगता है कि फेयर ग्राउंड्स है, तो वो इस डिसोल्यूशन को void डिक्लेयर कर सकती है, अदरवाइज इट मे नॉट। ठीक है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट टू डिक्लेयर द डिसोल्यूशन void। क्या क्या केसेस में आप डिसोल्यूशन को वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो? अगर नए एसेट डिस्कवर होते हैं, ठीक है, अगर नए एसेट्स डिस्कवर होते हैं आफ्टर द डिसोल्यूशन, तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 356 इज द गेटवे टू ब्रिंग द कंपनी बैक टू लाइफ फॉर द सोल पर्पस ऑफ एसेट रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसका सोल पर्पस ये होता है कि एसेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 357 कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। सो सेक्शन 357 आपको बताता है कि वाइंडिंग अप कब से कमेंस होगी, और ये डेट इसीलिए भी क्रूशियल है क्योंकि इसी डेट से डिसाइड होता है कि कौन से ट्रांजेक्शन्स वॉइड है अंडर सेक्शन 334 या 335। अब अलग अलग सिनेरियोज हैं। पहला, अगर वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल है, वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल है तो इस केस में जो डेट ऑफ कमेंसमेंट होगी वो कब से होगी, जिस दिन एनसीएलटी में आपने पिटीशन फाइल करी है। ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग और पिटीशन आपका कमेंसमेंट डेट हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, यानी कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स खुद कंपनी बंद करने का फैसला लेते हैं, तो उस डेज में कमेंसमेंट डेट होगी आपकी। स्पेशल रेजोल्यूशन जिस दिन पास किया गया है वो होगा आपका कमेंसमेंट डेट। The commencement of winding up is crucial legal date for determining preferential payments and voidable transactions. If passed by resolution, किस केस में होगा? वॉलंटरी वाइंडिंग अप में। ठीक है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप में। डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन इन अदर केसेस, यानी कि जब ट्राइब्यूनल वाइंड अप करिए, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन ऑफ द ट्राइब्यूनल। Under section 357, the order of winding up relates back to the date of petition. This protects the company's assets from dissipation during the pendency of the petition. अब डेट ऑफ वाइंडिंग अप से होता क्या है ना, आपने फिक्स कर दी डेट ऑफ वाइंडिंग अप। अब इससे क्या होता है, जो एसेट्स हैं वो आपकी फ्रीज हो जाती है। इस डेट के बाद कोई भी डायरेक्टर कंपनी की प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता है। सेकंड, जो आपकी अटैचमेंट्स हैं उस पर स्टे लग जाती है। अब क्रेडिटर्स कंपनी की प्रॉपर्टी को सीज नहीं करा सकते हैं। तीसरा, आप इसी अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स चेक करते हो। प्रेफरेंशियल पेमेंट्स भी आप इसी डेट के अकॉर्डिंग चेक करते हो जब आप 6 महीना या 1 साल काउंट करते हो। सो दिस इज वाई सेक्शन 357 इज इंपॉर्टेंट। Next, section 358 limitation exclusion. In computing the period of limitation for any suit or application in the name of company, the period from the date of winding up petition to 1 year after the winding up order shall be excluded. Section 358 काम आता है limitation period काउंट करने में। ठीक है, limitation period काउंट करने में section 358 काम आता है।
सेक्शन 358 ये बोलता है कि अगर आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करते हो किसी सूट या एप्लीकेशन के लिए जो नेम ऑफ कंपनी में फाइल हुई है, ठीक है, विच इज फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है, और वो वाइंडिंग अप में चल रही थी, तो उस केस में जब आप लिमिटेशन पीरियड काउंट करते हो तो आप जिस दिन डेट ऑफ पेटिशन हुई, ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पेटिशन हुआ फॉर वाइंडिंग अप, यहां से लेके आपका जब ऑर्डर आया तब एंड इस ऑर्डर के 1 साल बाद आप ये पीरियड एक्सक्लूड करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ लिमिटेशन। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है एक्स, ठीक है, एंड उसको सूट फाइल करनी है अगेंस्ट कंपनी ए फॉर ₹5 लाख, लेकिन लिमिटेशन के हिसाब से इसको फाइल करनी चाहिए थी 31 दिसंबर 2025। लेकिन इसी बीच होता क्या है ना, इसका 31 दिसंबर 2025 तक इसको फाइल करनी थी, डेडलाइन थी, ठीक है, लेकिन अब होता क्या है 1 जून 2025 को पिटीशन फाइल कर दी जाती है फॉर वाइंडिंग अप। एंड 1 दिसंबर 2025 वाइंडिंग अप का ऑर्डर देती है एनसीएलटी। तो अब आप कितना पीरियड एक्सक्लूड करोगे? यहां पे कितना गैप आया? 6 मंथ्स। यहां से यहां तक 6 महीने का गैप आया, ठीक है, ये 6 महीना प्लस इसके बाद वाइंडिंग अप ऑर्डर का 1 साल बाद आप एक्सक्लूड करोगे, तो आप टोटल कितना एक्सक्लूड करना पड़ेगा? 1 ईयर प्लस 6 मंथ्स। ये आप लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं करोगे, अब ये ऐड हो जाएगा। ये जो 31 दिसंबर को जो एंड होना था, यहाँ पे 1.5 ईयर्स आपके ऐड हो जाएंगे। यानी कि अब जो एक्स है उसके पास लिमिटेशन पीरियड कहाँ तक का बचता है? अब उसके पास बचता है जून 2027 तक। ये फाइल कर सकता है अपनी सूट। नेक्स्ट सेक्शन 359 दी ऑफिशियल लिक्विडेटर। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑफिशियल लिक्विडेटर को फॉर ईच हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू कंडक्ट वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स। ये होल टाइम ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के। सैलरी एंड एक्सपेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। द एक्ट इज प्राइमरी एजेंसी फॉर द ट्राइब्यूनल इन लिक्विडेटिंग कंपनीज। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन सेक्शन 360 पावर्स क्या है ऑफिशियल लिक्विडेटर की? टू टेक इन टू कस्टडी ऑल प्रॉपर्टी एंड इफेक्ट्स ऑफ द कंपनी, to institute or defend any suit, prosecution or other legal proceeding, to settle the list of contributors and adjudicate claims of creditors. This is also we have covered in detail. These are the amendment highlights. अगर आपको देखना है you may see it. Next section 362 asset realization. जब NCLT वाइंडिंग अप ऑर्डर देती है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर की ड्यूटी है कि वो कंपनी के सारे एसेट्स रियलाइज करे। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले वो लेता है पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बाद ही इनिशिएट्स द सेल प्रोसेस। अब सेल प्रोसेस वो कैसे करता है? लिक्विडेटर इन एसेट्स को या तो पब्लिक ऑक्शन के थ्रू या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सेल कर सकता है। इससे पहले, सेल करने से पहले जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है वो एसेट्स की वैल्यू डिटरमाइन करेगा, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगा इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जिस पर ये प्रॉपर्टीज बिकनी चाहिए। एंड सेल प्रोसीजर क्या होता है? इसका सेल प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले इन्वेंट्री की लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। कंपनी के पास क्या क्या है, स्टॉक्स हैं, लैंड है, पेटेंट्स है, उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। फिर एडवर्टीजमेंट होती है। न्यूज़पेपर या वेबसाइट पर आप नोटिस निकालते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिडर्स आपको मिल सके। अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल। अगर आप बड़ी प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो उस केस में आपको पहले एनसीएलटी की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। एंड देन यू डिस्ट्रीब्यूट इट। The official liquidator has power to sell the immovable and movable property and actionable claims. Immovable property भी सेल कर सकता है, movable property भी सेल कर सकता है, and actionable claims भी सेल कर सकता है of the company by public auction or by private contract. All sale proceeds must be deposited in account mentioned in section 352.
इनकी जितनी भी सेल प्रोसीड्स हैं उनको डिपॉजिट किया जाएगा सेक्शन 352 में जो अकाउंट मेंशन है उसमें। ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल टेक स्टेप्स टू रिकवर डेट्स ड्यू टू द कंपनी इंक्लूडिंग इनिशिएटिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट डेटर्स। ठीक है, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर सारे स्टेप्स लेगा कि वो डेट्स रिकवर कर सके जो कंपनी को ड्यू है, कंपनी ने जिनको पैसा दिया है उनसे वो रिकवर कर सके ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो इसीलिए हर वो प्रोसीडिंग अब ऑफिशियल लिक्विडेटर चलाएगा, इट इज हिज ड्यूटी। प्रोसीजर क्या होता है? पहला, एडवर्टीजमेंट ऑफ क्लेम्स। लिक्विडेटर न्यूज़पेपर में नोटिस निकालता है कि जिसका भी पैसा बाकी है वो इतने दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर सके, अपने क्लेम सबमिट कर सके। फिर एडमिटिंग ऑफ क्लेम्स, एडमिटिंग और रिजेक्टिंग ऑफ क्लेम्स। अगर लिक्विडेटर सेटिस्फाइड है क्लेम से तो वो उसको एडमिट कर लेगा, एंड अगर ही इज नॉट सेटिस्फाइड तो ही में रिजेक्टेड। थर्ड है कम्युनिकेशन। लिक्विडेटर क्रेडिटर्स को बताएगा कि उनका क्लेम एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। फोर्थ है आपका अपील टू ट्रिब्यूनल। अगर कोई क्रेडिटर लिक्विडेटर के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो एनसीएलटी को अप्रोच कर सकता है अगेंस्ट द लिक्विडेटर्स ऑर्डर। ऑफिशियल लिक्विडेटर एग्जामिन्स प्रूफ ऑफ डेट एंड एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट्स देम इन पार्ट और होल। वो रिजेक्शन या तो पूरे क्लेम की भी कर सकता है या फिर पार्ट की भी कर सकता है। दिस अवॉइड्स द लेंथी एनसीएलटी वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर स्मॉल कंपनीज। सेक्शन 363 के अकॉर्डिंग जो आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। नेक्स्ट सेक्शन 364 राइट टू अपील। Section 364 right to appeal any creditor who is dissatisfied with the decision of the official liquidator under section 363। अगर कोई भी creditor dissatisfied है with the decision of official liquidator under section 363 देन वो अपील फाइल कर सकता है। अपील कहाँ पे फाइल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल करेगा। द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच अपील इज फाइनल। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन दे दिया वो फाइनल होगा। टाइम लिमिट कितनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील फाइल करने की? 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर अपील फाइल करनी पड़ेगी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ लास्ट सेक्शन 365 फाइनल ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। वंस द अफेयर्स आर फुल्ली वाउंड अप द ऑफिशियल लिक्विडेटर सबमिट्स फाइनल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ सेटिस्फाइड इशूड एन ऑर्डर दैट द कंपनी इज डिसॉल्व्ड। अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन 30 डेज। अब एक बार अफेयर्स जो है फुल्ली वाउंड अप हो गए तो अब ऑफिशियल लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे ऑर्डर करेगी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। और ये जो ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आपको फाइल करना पड़ेगा। ऑफिशियल लिक्विडेटर फाइल करता है विद इन 30 डेज विद आरओसी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 20। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द एमसीक्यूज ऑल्सो। देयर इज वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मैंने सेबी ग्रेड ए लीगल के लिए एक टेस्ट सीरीज निकाली है विच इज़ वेरी बेनिफिशियल। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ डू बाय इट, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जिसके आंसर आप मेल को रिवर्ट करके कर सकते हैं। दिस टेस्ट सीरीज विल बी इन द पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, इसकी आंसर की भी आपके साथ शेयर हो जाएगी अलॉन्ग विद इट। एंड ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप मेरे को आंसर लिख के भेजेंगे एंड आई विल बी चेकिंग इट, आई विल बी इवेल्युएटिंग इट। दिस इज़ हाईली बेनिफिशियल, आई रिकमेंड यू टू बाय इट। ऑल्सो अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए है then please do join our telegram channel and also do not forget to subscribe the channel. Thank you.